Hello class, good morning. My name is Ankit Kumar and I welcome you all in our YouTube platform channel. आज इस सेशन में हम करने के वाले हैं कि जो लास्ट ईयर जो सैनिक स्कूल का जो एग्जामिनेशन हुआ है, स्पेशली सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में जो क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम को लेके जो उसमें जनरल अवेयरनेस के जो जीके के जो सवाल पूछे गए थे, ठीक है, जीके जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए थे, आज उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको एक आइडिया आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये करीब 25 क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल नॉलेज के सेक्शंस हैं, और ये क्लास 6 के बच्चों के लिए लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम से लिए गए थे उसमें ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द मेन ईटर ऑफ मालगुडी। प्रसिद्ध कृति द मेन ईटर ऑफ मालगुडी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण एंड जी.बी. देसाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? किन्होंने लिखा था? तो R.K. नारायण इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज। ठीक है, 1961 में R.K. नारायण ने ये बुक लिखी थी। ये कंपाइलेशन है शॉर्ट स्टोरीज के, बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरी होता है, आप लोग के लिए ये कंपाइलेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ कुंठी इज, व्हाट इज अ कुंठी? देखो, अगर आप बिहार यूपी वगैरह वाले रीजन से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे खुरपा बोला जाता है। एग्रीकल्चर में लैंड को कुरेदने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? एन इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल। मिट्टी को हल्का करने के लिए। आप देखते हो ना कि अगर आपके खेतों में घास हो जाए या आपके बगीचे में घास वास हो जाती है तो उसको खुरपे की मदद से हम बाहर निकालते हैं। तो कुंटिल क्या होता है? तो कुंटिल को खुरपा बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको खुरपा या खुरपी बोलते हैं, साउथ इंडिया के अंदर इसको कुंठी बोला जाता है। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो? आपने क्या करा कि धूप में आपने छत पे ग्लास में पानी भर के रख दिया, तो 2 दिन के बाद जब आप जाते हो तो क्या देखोगे कि जो ग्लास में जो पानी भरा हुआ था वो क्या था? वो खाली हो गया। तो कैसे खाली हो गया? कैसे ऐसे पॉसिबल है कि पानी खाली हो गया होगा? तो आपको पता है कि जो सन से आने वाली किरणें हैं, जो सोलर इंसोलेशन है, उसके अंदर क्या होती है? हीट ट्रैप होती है। तो चूंकि वो गर्म, ऊपर से जब गर्मी आएगी, जब वो हीट आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी योर राइट आंसर? इट इवेपोरेटेड। क्या हुआ? इसका वाष्पीकरण हो गया, ये वाष्प बन के उड़ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज। मिट्टी का सबसे अच्छा मित्र क्या होता है? देखो, जब बारिश होती है ना, रेनी सीजन में, आप देखते हो कि घर के आसपास छोटे छोटे ना केचुली आपको दिखेंगे, केचुए दिखेंगे। तो जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, यही मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त होता है। व्हाई? इसके पीछे वजह क्या है कि देखो, जो अर्थ वॉर्म होता है ना, एक तो ये क्या करता है कि जो अंदर की मिट्टी होती है, धरती का जो लेयर होता है, जो हम ऊपर से आंखों से देखते हैं, तो उस लेयर की जो अंदर की मिट्टी है उसको वो खा के क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थवॉर्म को बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल कहा जाता है। दूसरा क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेन करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। आप देखो, जो अर्थवॉर्म जो है ना, जब मिट्टी को खाएंगे और दोबारा जब मिट्टी को ही ऊपर छोड़ दें ना, तो वो एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होती है, इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी अच्छे से चला जाता है और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है,
स्नेक्स तो हो नहीं सकते, स्नेक्स होंगे लेकिन स्नेक्स कहाँ पे होते हैं, तो कुछ फसलों के लिए होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके खेत में बहुत सारे रैट्स हो गए, चूहे हो गए, तो स्नेक्स क्या करेंगे कि चूहों को खा के आपके फसल को बचाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था कि बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, योर आंसर इज अर्थ वॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, Which solution is given when a person has vomiting and lose motion? सपोज करो कि अभी गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ फिर भी देखो कितनी गर्मी है, पसीने चल रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूसली उल्टियाँ आ रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो आप देखते हो ना घर में हम क्या करते हैं, नमक और चीनी का घोल बना के पिलाते हैं, जिसको ORS का घोल भी बोला जाता है। तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करके उसका घोल बना के आप लोगों को पिलाओगे, ठीक है, ताकि उनको क्या हो सके, इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, प्लस डिहाइड्रेशन जो हो रहा था वो कम हो सके, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट वन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपसे देखो सवाल में बहुत ही आसान से सवाल पूछा है। सवाल क्या है कि इन चार में से कौन सा ऐसा तरीका है, नहीं है, जो कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में फूड को प्रिजर्व नहीं करता है। तो नेचुरल वे में कौन करेगा, तो ऑब्वियसली ड्राइंग, अगर आप धूप में किसी चीज़ को सुखा के रखते हो तो क्या होता है, नेचुरल वे में करता है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है कि बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, तो प्रिजर्वेटिव क्या होगा, ये आर्टिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव में हम क्या करते हैं, आप चिप्स खाते हो ना, चिप्स के अंदर देखो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या है, वो प्रिजर्वेटिव है जिसको ऐड किया गया। तो चूंकि वो नेचुरली नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। पिकलिंग तो आपको पता है, घर घर में आप देखते हो कि अचार वगैरह बनाए जाते हैं, पिकल्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से अचार वगैरह बनाए जाते हैं। थर्ड शुड बी योर राइट आंसर, इट्स 2 ओनली। ओके, गॉट इट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज व्हिच लीव्स कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द इंसेक्ट्स। बीज को कीड़ों से बचाने के लिए डब्बे में कौन सी पत्तियां रखी जा सकती है। आपने घर में देखा होगा, अगर आप कभी गांव जाते हैं, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है कि जिस ड्रम में गेहूं चावल कुछ भी रखते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि वहां हम नीम के पत्ते को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि नीम के पत्तों के अंदर ऐसा माना जाता है कि कुछ इसमें नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जो जिससे इसके स्मेल से क्या होता है, इंसेक्ट बहुत दूर भागते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी योर राइट आंसर, इट्स नीम। ओके, मूव करें अगले सवाल पे। ओके, which of the following works cannot be done with water that has been used once। अब देखो ये जनरल नॉलेज का तो क्वेश्चन है ही, साथ साथ ये बिल्कुल माइंड का अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आपका IQ टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक बार उपयोग किए गए पानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहला क्या है, मोपिंग द फ्लोर। अगर आप पोछा लगा रहे हो तो ऑब्वियसली यूज्ड पानी से भी पोछा लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने कपड़े धोए और उसी पानी से आपने पोछा लगा दिया तो लगा सकते हैं ना पोछा उससे आसानी से, इससे क्या होगा, हमारा पानी बचेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, वॉशिंग हैंड एंड फेस, ठीक है। यूज्ड वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हाथ तो धो ही सकते हैं एटलीस्ट, चलो फेस नहीं धोएंगे क्योंकि फेस थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, हाथ तो धो ही सकते हैं। यूजिंग इन टॉयलेट, ऑब्वियसली अगर आप जापान जैसे शहरों में जाओगे तो जो बेसिन होता है ना, बाथ बेसिन जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं, तो जो आप हाथ धोते हैं ना तो वही पानी जाके स्टोर हो जाता है, और जब आप कमोड में फ्लश करते हो तो वही पानी फ्लश हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटरिंग प्लांट्स। अब एक समझो
वाटरिंग प्लांट्स का मतलब सिंपल है कि आपको प्लांट को पानी देना है। अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने किसी प्लांट को एक बार पानी दे दिया है तो दोबारा भी वहाँ पे पानी नहीं दोगे, पहली चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है कि गंदा पानी जो है जिसमें केमिकल मिक्स वाटर है वो आप वाटरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, आप अपने फूल पत्तियों में वो पानी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अगले सवाल को देखिए। Which of the following devices is used to measure body temperature? आपसे क्या पूछा गया कि शरीर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करेंगे। अगर बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी का एक्चुअल जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, तो वो 37 के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तो डॉक्टर किसका यूज करते हैं, तो किसका करेंगे, तो वो थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको बुखार तो आता ही होगा, और स्कूल जाने का अगर टाइम हो तब तो बहुत ज़्यादा बुखार आता है बच्चों को, तो राइट आंसर इज थर्मोमीटर। लैक्टोमीटर में हम क्या करेंगे, तो लैक्टोमीटर के अंदर अगर आप कभी किसी डेयरी पे गए होगे जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो उस डेयरी पे आपने ये देखा होगा कि जब वो दूध खरीदते हैं तो उस दूध को एक परख नली टाइप की होती है, एक उसमें डाल देते हैं और उसका SNF वगैरह चेक करते हैं। तो लैक्टोमीटर क्या होता है, ये मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, अगर आप आगे पढ़ोगे प्रेशर के बारे में, तो जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पॉक्स आर देयर इन व्हील प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग, ठीक है। जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उसके सेंटर में आप एक व्हील देखते हो, और ये जो व्हील आप देखते हो ना, ये व्हील आपको किस कलर का दिखेगा, तो ये व्हील आपको ब्लू कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा, तो ब्लू कलर का दिखेगा। और इसके अंदर आप बात करोगे तो कितने स्पॉक्स होते हैं, बताइए कितने स्पॉक्स होंगे इसके अंदर, बताइए। तो 24 स्पॉक्स होते हैं। क्यों, क्योंकि दिन और रात, डे एंड नाइट को अगर मिला दे तो कितने आवर्स का होता है, तो 24 आवर्स का डे एंड नाइट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये स्पॉक्स कितने हैं, 24 हैं। और क्यों 24 ही हमने स्पॉक्स लिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये 24 आवर्स तरक्की करे, प्रगति करे, ठीक है, डेवलप करे, इसीलिए हमने यहाँ पे 24 स्पॉक्स लिए हैं, ओके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी। देखो आपने देखा होगा अपने टीवी चैनल्स जब आप देखते हो तो 2 एपिसोड बहुत अच्छे होते हैं, एक रामायण एक महाभारत, ठीक है। तो बताइए 2 इम्पोर्टेंट इपिक्स जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हैं, हिंदू धर्म के अनुसार 2 इम्पोर्टेंट इपिक्स हैं। पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज रामायण एंड सेकेंड वाज महाभारत। क्या है, महाभारता, ठीक है। अब जब रामायण की बात करें तो रामायण को किसने लिखा है, तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने, ठीक है। और अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत को किसने लिखा है, तो महाभारत को लिखा महर्षि वेदव्यास ने, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। इनमें से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। देखो 2 तरह के एनर्जी सोर्स होते हैं, पहला क्या होता है रिन्यूएबल, दूसरा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि उसको अगर हम एक बार यूज कर लिए तो वो दोबारा से हमें फिर से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो देखो सन हर दिन चमकता है ना, तो जो कल आपने सोलर पैनल से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो आज भी कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, डीजल, पेट्रोल, इन सब की बात करें, तो अगर आपके पास सपोज कीजिए कि एक डब्बे में 2 लीटर आपके पास पेट्रोल डीजल कुछ है,
अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया, यूज़ कर लिया, तो फिर आपके पास क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो दोबारा से बनाया नहीं जा सकता या जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाए, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेट्रोल इज अ नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। बाकी देखो विंड एनर्जी जो आपको पता है, विंड मिल्स हम लगाते हैं, हवा जब जब चलेगी सॉरी तब तक जो है वो एनर्जी हमें देती रहेगी, ठीक है। बायोगैस आपको पता है कि जितने भी हमारे आसपास के जो कूड़े कचरे होते हैं, गोबर वगैरह जो होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं कि बायोगैस आसानी से बना सकते हैं। और सोलर एनर्जी की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे सिस्टम का है, वो क्या है? सोलर एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ गए? चलिए इस सवाल को देखते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज यखनी रेफर्स टू? जम्मू और कश्मीर में यखनी का क्या अर्थ है? बताइए यखनी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको यखनी दिखेगा, क्या है यखनी? बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। मैं तब तक पानी पी रहा हूँ, बताइए। क्या है यखनी? तो देखो यखनी जो है ना, वहाँ का एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, ठीक है। नॉन वेज खाते हो ना, चिकन मटन बड़े प्यार से, तो यखनी जो है ना जम्मू कश्मीर में मिलने वाला क्या है? एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, ठीक है। बहुत टेस्टी होता है। इसको बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक बड़े से बर्तन में रख के इसको बहुत अच्छे से मेस किया जाता है कंटिन्यूसली, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। टेडपोल इज द लार्वल एज ऑफ व्हिच एनिमल? बताइए टेडपोल किस जानवर के लार्वा युग में होता है? किसके होगा? तो फ्रॉग्स के। देखो जो फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग्स एग देने का काम करते हैं। फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉग्स बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते। फ्रॉग्स क्या करेंगे? छोटे 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 एग्स देंगे बहुत सारे। उस छोटे एग से आपको क्या दिखेगा? वहाँ से टेडपोल बनेगा। और यही टेडपोल जो है बड़े होके थोड़े से जब ये डेवलप हो जाए तो क्या बन जाते हैं? ये फ्रॉग्स बन जाते हैं, ओके, मेढक बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, डॉग, टाइगर, गोट, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मैमल्स हैं। आपने देखा होगा डॉगी जो है वो बच्चा ही देता है। बकरी का भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होता है? बच्चे ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। देखो काइट्स, ये पतंग लिख दिया है, ये नहीं होगा। जो काइट्स है ये भी एक तरह का क्या होता है? उसको चील कहा जाता है हिंदी में, काइट्स को, ठीक है। वल्चर को क्या बोला जाता है? तो इसको गिद्ध बोला जाता है। ईगल को क्या बोला जाता है? तो इसको गरुड़ पक्षी बोला जाता है। अब इन सब में एक अच्छी बात क्या होती है कि ये दूर से ना चीज़ों को फोकस कर लेते हैं। इनकी आंखें इतनी तेज होती है कि ये कितनी भी हाइट से उड़ते रहे, इनको ज़मीन पे पड़ा हुआ छोटा से छोटा जीव दिख जाए जो इनके खाने की चीज़ है, ठीक है। तो इनका फोकल कितने दूर तक का होता है? तो कितना होगा? तो 8 मीटर्स, ठीक है। अगर हम देखो इंसानों से कंपेयर करें, मैं आपसे मुझसे कंपेयर करूं तो हमारा कितना होता है? तो हमारा होता है 30 सेंटीमीटर। अब आप समझो हमारा 30 सेंटीमीटर होता है और इन पक्षियों का कितना होता है? 8 मीटर्स होता है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, हमसे कितना ज़्यादा पावरफुल इनकी आइज़ है। इसीलिए देखो हमारे फेस पे चश्मा लगा हुआ है। आप लोगों भी कुछ बच्चे चश्मा पहनते हैं, लेकिन कभी किसी पक्षी को आपने स्पेक्स पहने नहीं देखा होगा। उनकी बनावट ही ऐसी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इल्डेस्ट ब्रदर एमोंग पांडव्स? अब देखो ये तो दादियाँ, अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी अगर होंगे, जो इल्डर्स होते हैं ना घर के, ये बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं, कौरव पांडव, महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में। तो देखो महाभारत से जुड़ा हुआ ये कैरेक्टर है। कहाँ से जुड़ा हुआ? तो महाभारत से जुड़ा हुआ।
अब महाभारत में आपको पता था लॉर्ड कृष्ण ने उन्हीं के इशारे पे पूरा का पूरा महाभारत हमने देखा था। तो इसमें जो पांडव्स थे, पांडव कितने थे? तो 5 भाई थे। 5 भाई कौन कौन से थे? तो युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे और सहदेव थे। तो सबसे बड़े कौन थे? तो सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। इनको आपने देखा अगर अपने महाभारत सीरीज देखी होगी तो इसमें इनको धर्मराज बोला जाता है। ठीक है, तो कौन होंगे? तो युधिष्ठिर होंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। बिहू डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? बिहू डांस किस स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा? असम, गुजरात, बिहार एंड पंजाब। क्या होगा राइट आंसर? असम। देखो जो बिहू डांस होता है ना, बिहू डांस के अंदर क्या होता है कि जो जिन लड़कियों की, जितने भी गर्ल्स हैं अनमैरिड, मतलब जितनी भी लड़कियों की शादी नहीं हुई है, तो ये सारी क्या करती है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे से सजती सवरती है और इस डांस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल, बिहू डांस कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो असम में। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करती है? तो गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और किस तरह की गर्ल्स करेगी? तो जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, वो सारी लड़कियां यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ओके, यहाँ देखो एक ऑप्शन में गुजरात लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चों को गरबा खेलना पसंद होगा, गरबा देखना पसंद होगा। तो गुजरात का जो सबसे फेमस फोक डांस है वो क्या है? तो गरबा है। ठीक है, क्या है गुजरात का फोक डांस? तो क्या होगा? गरबा होगा। ओके, पंजाब में क्या होता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है वो। वाहिंद प्रिज्म लिeutenant कमांडर इन द इंडियन नेवी इज व्हिच टाइप ऑफ प्रोफेशनल? देखो क्या है ना कि बहुत कम ऐसे फीमेल्स दिखते हैं जो आपको इंडियन आर्मी के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत कम गर्ल्स या फीमेल्स आपको इंडियन आर्मी में दिखते हैं। और अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में तो ना के बराबर औरतें आपको दिखेगी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार शिप जाता है तो 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ बाद वो शिप वापस लौटती है। तो इसीलिए औरतें बहुत कम आपको दिखेगी यहाँ पे। लेकिन जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, ये जो थी ये एक डॉक्टर हैं। ये क्या है? तो ये एक डिफेंस की, आर्मी की डॉक्टर है जो नेवल शिप पे बाकी लोगों के साथ रहते हैं। तो क्या है ये? सी इज अ डॉक्टर। ओके, आप लोग भी तो खैर इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो सैनिक स्कूल बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद सैनिक स्कूल से निकला। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गया था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे मज़े आते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो हमारे जो कमांडेंट थे वहाँ पर, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। दिखाते थे कि वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन एक्चुअली थे नहीं इतने। हम मेस में जाते थे, मेस में टॉफ़ियाँ बड़े बड़े डब्बे में रखी रहती थी। तो हम क्या करते थे कि टॉफ़ी बहुत सारा निकाल लेते थे और उसके बाद बालू के अंदर, क्योंकि राजस्थान में रेत बहुत ज़्यादा है, तो हम फील्ड में जाते थे, रेत के अंदर टॉफ़ियाँ छिपा देते थे। फिर कभी मौका मिलता था तो फिर वहाँ से हम टॉफ़ियाँ निकाल के खाते थे। तो हमने काफ़ी मस्ती करी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा जगह है। एक बार अगर आप जाते हो, मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी नहीं थी, अगर आप देखोगे तो मेरी उंगलियां कट गई, तो इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा। वरना जो है बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया जाता है, एक जीवन जीने का आपको तरीका सिखा दिया जाता है सैनिक स्कूल के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023? देखो ये पिछले साल का करंट अफेयर्स है, तो ये आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है, 28। इस साल आपके लिए रिलेवेंस होने वाला क्या है? तो 2 चीज़ आपको देखना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि पहला तो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे मोदी जी क्या है कि 3rd टाइम पीएम बने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनका एक लिस्ट बना के आपको क्या करना है कि याद कर लेना है।
दूसरा लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था, तो उस G20 समिट के कुछ इवेंट्स को भी आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। चलिए अगले सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हिच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर व्हाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर। देखो कौन सा ऐसा सुपर सेंसिटिव चीज़ है, क्या ऐसा काम करते हैं लंगूर वगैरह जब उनको लगता है कि खतरा होने वाला है। अब एक चीज़ देखोगे, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, हम जब छोटे थे हम भी क्या करते थे, रोते थे। कोई अगर कुछ और बोल दे तो और ज़ोर से रोते थे और चिल्लाते थे, यही करते हैं ना बच्चे। तो लंगूर क्या करते हैं, लंगूर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये साइट लिखा हुआ है, यहाँ पे साउट होना चाहिए था, ठीक है। ये जो साइट लिखा हुआ है यहाँ पे साउट होना चाहिए था। तो लंगूर क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि खतरे का आभास होता है, या उनको लगता है कि कोई शिकारी शिकार करने के लिए आया है, या कहीं आसपास बाघ शेर जैसे जानवर हो, तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। साउंड निकालेंगे, बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो क्या करते हैं, साउट करना वो शुरू कर देते हैं, ओके। अगली क्वेश्चन को देखिए। व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रैबिट, एंट, कैट एंड मंकी। अब इन चारों में से आपको क्या बताना है कि इनमें से सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बताइए किसकी होगी। देखो अगर एक चीज़ आप समझो तो रैबिट की भी सूंघने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। रैबिट, डॉग, इन सब के सूंघने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सूंघने की कैपेसिटी किसकी होगी, तो वो एंट की होगी, चींटियों की होगी। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आप समझो इसको। आप घर में देखो मम्मी लोग क्या करते हैं कि किचन में उन्होंने डब्बा रख दिया, उसमें चीनी रखी हुई है, उनको बस पता चल जाता है, कहीं से उनको स्मेल आ जाती है कि यहाँ पे मीठा है, फिर वो टूट पड़ते हैं, फिर वो नहीं मानते। आप कितना भी छुपा छुपा के रखो, देखो चींटियाँ पहुँच ही जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है ना स्मेल को, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसको सूंघने की कैपेसिटी, वो कहाँ दिखेगी, तो वो चींटियों के अंदर आपको दिखेगी, एंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। देखो कुछ चीज़ें क्या हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पोषक तत्व जिसको बोलते हो, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें हैं प्रोटीन। जैसे अगर मुझे मसल्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, अगर इस चश्मे को निकालना है या फेस पे ग्लो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, विटामिन्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इंस्टेंट एनर्जी की बात करें, जो डेली हम खाना खाते हैं, हम डेली नॉर्मली हम क्या खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, तो इसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा हमें दिखता है, ठीक है। इसीलिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा, तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में ही दिखेगा, ठीक है। तो राइट आंसर, व्हाट शुड बी योर आंसर, इट्स 3 ओनली, ओके। चलो अगले क्वेश्चन को हम देख लें। Children who live in the plains would find it difficult to walk on the mountains because जो बच्चे मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें पहाड़ों पर चलना मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? अगर सपोज कीजिए कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अगर दिल्ली में क्या है, सड़कें प्लेन है, तो मैं आसानी से चलूँगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, कुछ भी करूँगा, आसानी से होगा ना, क्योंकि फ्लैट है, प्लेन बिल्कुल सड़कें हैं। लेकिन अगर अभी मैं पहाड़ पे चले जाऊँ, पहाड़ी हिमाचल प्रदेश चला जाऊँ, उत्तराखंड चला जाऊँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उभर खाबड़ चीज़ें दिखेगी, ठीक है। पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ कुछ इस तरह से आपको एलिवेटेड दिखेंगे। अगर नॉर्मल भी अगर मैं पहाड़ की बात करूँ तो कुछ इस तरह से एलिवेटेड ही दिखेंगे ना। तो जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे तो क्या होगा, एक उभर खाबड़ चीज़ है।
इनफैक्ट अगर वहाँ आप सड़कों पे भी चलोगे तो कभी भी बुलडोजर्स आ जाते हैं, छोटे बड़े पत्थर आपको दिख जाएंगे जो कि बैरियर का काम करेंगे। तो क्या होता है कि पाथ जो होता है वो रॉकी होता है और अनइवन होता है, इसीलिए हम अगर वहाँ जाएंगे पहाड़ी एरिया में तो हमें चलने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट शुड बी योर आंसर? इट्स 2 ओनली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप अपने IQ से सॉल्व कर सकते हो, और आप जिस फेज में हो इसमें बच्चों का IQ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको यूज कीजिए। वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड? बताइए चार मीनार जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सबको पता है कहाँ पे है ये, तो ये हैदराबाद के अंदर चार मीनार आपको सिचुएटेड दिखेगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे कभी पूछा गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कहाँ पे होगा? तो वो अजमेर के अंदर सिचुएटेड होगा। और जैसलमेर जो जगह है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। जैसलमेर कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर ये जगह आपको देखने को मिलेगा। आपने भगवान विष्णु के अवतार के बारे में सुना होगा, तो जो जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है, जगन्नाथ पुरी, ये आपको उड़ीसा के अंदर दिखेगा। कहाँ? तो उड़ीसा के अंदर ये देखने को मिलेगा। और इसी जगह पे आपको क्या दिखेगा कि पुरी का टेम्पल भी दिखेगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है। ठीक है, और ये जो औरंगाबाद वाला जगह है ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपको क्या दिखती है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखती है। याद है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ दिखेगी वो? तो वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही दिखेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन? वेरी सिंपल है कि देखो क्या है, ये हमारा सन है, क्या है? ये सूरज दादा है, ये सन है, और ये हमारा क्या है? अर्थ है, छोटा सा। अब अर्थ क्या होगा? अर्थ ऐसे इलेप्टिकल वे में सूर्य के चारों तरफ क्या होगा? चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि टोटल रिवॉल्यूशन करने में पूरे एक साल में जो ये पूरा रिवॉल्यूशन करता है तो एक्चुअल कितना टाइम लगता है? तो कितना लगता है? 365 डेज प्लस 1/4 ऑफ डेज, 365 एंड 6 आवर्स। ठीक है, अब यही वजह है कि जब आप लीप ईयर देखते हो, हर 4 साल पे आप क्या देखते हो? लीप ईयर। और यही वजह है कि ये जो 1/4 अगर 4 बार आए तो क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए लीप ईयर पे आपको क्या दिखता है? तो 366 डेज का आपको ईयर दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड? तो ये 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर, जो कि आपका जीएस जीके सेक्शन का था। आई होप आप क्लियरली अंडरस्टैंड करा होगा, आपने समझा होगा इस चीज़ों को कि बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अभी से थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा रिवीजन करते रहिए, थोड़ा टेस्ट लगाने की कोशिश करते रहिए, तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं? सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने सेशन लिया था, ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो लास्ट टाइम 6 स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी मैं खुद सैनिक स्कूल में मैंने वक्त बिताया है, तो यकीन कीजिए बहुत अच्छी जगह होती है, और आप लाइफ टाइम उस मोमेंट को नहीं भूल सकते जब आप वहाँ जाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, नए दोस्त बनेंगे, अजीब तरह की मस्ती होती है। लोगों को लगता है सैनिक स्कूल में सिर्फ पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन होता है, नहीं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे मस्ती करने के भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील कराइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आई होप आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।